हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का जो हमारा 20 यूनिट था फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसका 4th पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एचआर फंक्शंस इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडियंस वेर विजिबल एज लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। इंडिया में जो था पीपल मैनेजमेंट के लिए जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स थे और फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविज़न था, उसके अंडर में लेबर वेलफेयर ऑफिसर को देखा जाता था। देयर रोल वाज इनिशियली कन्फाइंड टू बीइंग रिक्रूटमेंट ऑफिसर। उनका रोल पहले क्या था, वो सिर्फ एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स की तरह काम करते थे। फॉर द मल्टीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड बैडलिंग फ्लोटिंग एट द गेट्स कीपिंग द मस्टर रोल्स एंड लीव रिकॉर्ड्स। उनका और क्या क्या काम था, वो मस्टर रोल्स होता था उसका रिकॉर्ड रखते थे, लीव का रिकॉर्ड रखते थे, सभी कैंटीन एंड टॉयलेट्स को चलाते थे और चेंज रूम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे। तो वो एक सिक्योरिटी कम डिसिप्लिन स्टिक की तरह उस टाइम काम करते थे। बाय द अर्ली 1950s द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 वेयर बिगनिंग to percolate down, and to this list of unattractive duties were added all the legalistic aspect of labor management। तो उसके बाद जब 1950s में जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की शुरुआत हुई तो ये सारे जो ड्यूटीज़ थे अनअट्रैक्टिव ड्यूटीज़ उनको उसमें ऐड किया गया, जिसमें लीगलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लेबर मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया। Labor officers now had to become expert at drawing up charge sheet, evolving the intricacies of domestic inquiries, attending long drawn out conciliation proceedings and briefing the mushrooming breed of labor lawyers। तो जो लेबर ऑफिसर्स थे उनका अब काम क्या क्या हो गया, वे चार्जशीट बनाने लगे, जो भी डोमेस्टिक इंक्वायरीज होती थी उसको सुलझाने की कोशिश करने लगे, जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स थी, जो मतलब काफ़ी पेचीदगी वाली जितने भी प्रोसीडिंग्स थे उसको अटेंड करने लगे, एंड ब्रीफिंग द मशरूम ब्रीड ऑफ लेबर लॉयर्स, और जो भी लेबर लॉयर्स थे उनको वो सपोर्ट करने लगे। By the 1960s, the result of the focus on the activities required in the area of people management was reflected in the demand for personal professionals। अब 1960s की बात आती है फ्रेंड्स। 1960s में जो 1960 the result of the focus on the activities required in the area of people management। people management जो था उसके कुछ फील्ड्स में जो था उसको महत्व देने की ये ज़रूरत समझी गई, और इसी के फलस्वरूप जो पर्सनल प्रोफेशनल्स होते थे उनकी ज़रूरत महसूस होने लगी, उनकी डिमांड होने लगी। तो जो प्रोफेशनल्स होते थे, पर्सनल प्रोफेशनल्स, उनको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए था अबाउट पीपल मैनेजमेंट सिस्टम्स और लॉ। तो ऐसे प्रोफेशनल्स को नॉलेज जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है पीपल मैनेजमेंट की, सिस्टम्स की, लॉज की, वो उनको होना चाहिए। अनलाइक अदर प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, लॉ और इंजीनियरिंग, देयर वेयर नो डेफिनेट एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सनल एग्जीक्यूटिव। जैसे अदर प्रोफेशन होते हैं जैसे मेडिसिन के, लॉ के, इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक नॉलेज और एक स्पेसिफिक एकेडमिक रिकॉर्ड्स की उनकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती थी। लेकिन पर्सनल जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था। बट द पर्सनल स्पेशलिस्ट एक्सपेंडेड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाय कैशिंग ऑन द इनएडिक्वेसीज एंड ट्रेंड इन कैपेबिलिटीज ऑफ इंजीनियर्स इन लाइन मैनेजमेंट। लेकिन जो पर्सनल स्पेशलिस्ट होते थे उन्होंने जितने भी इनलाइन जो इंजीनियर्स थे मैनेजमेंट के, उनमें जो इनकैपेबिलिटीज़ थी, जो इनएडिक्वेसीज थी, उसको उन लोगों ने इम्पोर्टेंस देना शुरू किया, उसको दूर करने की कोशिश करना शुरू किया। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस नाउ परफॉर्म्ड बाय पर्सनल वेयर द फोर्टे ऑफ लाइन मैनेजर। तो वो जो भी काम कर रहे थे, वो जो लाइन मैनेजर के काम थे, वो असल में उसी काम को वो कर रहे थे। The growth of unionism, state intervention, thou a spirit of legislation and code of practice, the stress on statutory welfare and need for broader and consistent policies made it easy for personal specialists to expand their role and enhance their status। तो जो यूनियन का ग्रोथ होने लगा, स्टेट का इंटरवेंशन होने लगा,
जितने भी कोड ऑफ प्रैक्टिस थे, लेजिस्लेशन थे, उन सब चीज़ों में। तो एक जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ थी उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी, जिसको कि हमारे पर्सनल स्पेशलिस्ट जो थे उन्होंने उसको एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया अपने रोल के थ्रू। द नीड फॉर इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विथ स्पेसिफिक नॉलेज was satisfied by the forums like Indian Institute of Personnel Management IIPM and National Institute of Labor Management NILM। तो जो भी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती थी पर्सनल प्रोफेशनल्स के लिए, तो दो फोरम बनाए गए थे उस टाइम पे, एक थे IIPM और एक NILM। तो ये जो अर्ली फेज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट था उस टाइम पे ये इस्टेब्लिश किए गए थे। द नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज़ ऑब्जर्व दैट IIPM हैज़ द क्रेडिट ऑफ मेकिंग पर्सनल मैनेजमेंट। तो IIPM का क्या काम होता था, वो पर्सनल मैनेजमेंट का काम करती थी। वो ऐसे प्रोफेशन को बनाती थी जो कि पर्सनल मैनेजमेंट को हैंडल कर सके। एनी एरिया ऑफ नॉलेज टू गेन द स्टेटस ऑफ ए प्रोफेशन हैज़ टू फुलफिल 3 मेन क्राइटेरिया। तो किसी भी प्रोफेशन के स्टेटस को फुलफिल करने के लिए 3 क्राइटेरिया होता है नॉलेज का, जिसमें कि होता है कि हैविंग अ कॉर्पस ऑफ नॉलेज, एक प्रोफेशनल्स को एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए उस काम की। अ पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिस, वो एक सही एक पूरे जो उसकी कोर्स होती है उसकी वो पढ़ाई की होनी चाहिए, उस पर उनका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके जितने भी नियम कानून हैं उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट IIPM established in 1947 played a significant role in this movement। तो IIPM जो था, जो 1947 में बनाया गया था, उसने इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। अब दूसरा जो हमारा इंस्टीट्यूट था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट। इसका क्या मेन एम था, इसका मेन एम था फॉस्टर, इनकरेज एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप को डेवलप करना, प्रमोट करना, इनकरेज करना, ये इनका काम होता था। देयर इज एन ओवरलैप इन द पर्पस ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट के जो पर्पस थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे थे। तो इसीलिए बाद में सब्सिक्वेंटली इन 1982 दिस टू बॉडीज मर्ज टू फॉर्म द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो इन दोनों बॉडीज को मर्ज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बनाया गया 1982 में। अभी नेक्स्ट है the activities related to people management remain restricted to their perspective of the duties of labor and welfare officers। The activities related to people management remain restricted to their perspective of the duties of labor and welfare officers। This is seen in the survey conducted by Monappa। तो जो मुनप्पा थे उन्होंने अपने सर्वे में ये देखा कि जो पीपल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ थी वो लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर तक ही सीमित थे। द मल्टीनेशनल कंपनीज वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट कंपनी। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते थे वो अपने पेरेंट कंपनी से इन्फ्लुएंस होती थी। एंड इन मेनी केसेस हैड वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनल डिपार्टमेंट एंड गेव मोर अटेंशन टू दिस ड्यू टू देयर वेस्टर्न एक्सपीरियंस। द लार्ज फैमिली कंट्रोल्ड फर्म्स वेयर स्लोली मूविंग फ्रॉम द पैटर्नलिस्टिक टू प्रोफेशनल स्टाइल। तो जो लार्ज फैमिली कंट्रोल्ड फर्म्स थे जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो पैटर्नलिस्टिक जो उनका पैटर्न था उससे वो प्रोफेशनल स्टाइल की ओर चेंज करने लगे, मूव करने लगे। उसके बाद इंडिया हैड विजनरीज लाइक जेन टाटा हु सोड द सीड्स ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। जो हमारे जेन टाटा थे जिन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर में उसकी स्थापना की थी, हैड लॉन्ग बैक एम्फेसाइज्ड ह्यूमन फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने जो ह्यूमन फैक्टर था एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको उन्होंने एम्फेसाइज किया था। His philosophy of building people in the organization was subsequently followed and crystallized by his successor, making TISCO a successful and proactive organization। तो उनकी जो फिलॉसफी थी कि जो लोग काम कर रहे हों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में,
तो उनको और ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ कैसे बनाना है, इसका जो पीपल मैनेजमेंट का जो फैक्टर उन्होंने दिया था उसको उनके सक्सेसर ने भी फॉलो किया, जिससे कि टिस्को एक सक्सेसफुल और प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर सामने आई। टिस्को इज एन इन्वायरमेंट विच वाज नोविस टू HRM वाज हाईली प्रोग्रेसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टिस्को में उस टाइम पे HRM का जो प्रोसेस था वो बहुत ही हाईली प्रोग्रेसिव था उस टाइम पे। First, the history of TISCO, which is indicative of how the personal functions mature in an organization, and secondly, it highlights what proactivity means. तो जो टिस्को था फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, टिस्को ने ये दिखाया कि कैसे पर्सनल फंक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैच्योर बनाती है, और दूसरा कैसे प्रोएक्टिविटी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाती है। तो देयर वी आर नंबर ऑफ एक्शंस टेकन बाय टिस्को विच वाज अनहर्ड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे एक्शन थे टिस्को के द्वारा लिए गए थे जो उस वक्त पे कहीं पे भी सुने नहीं गए थे। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनेक्टेड अ फ्यू लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। तो गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने भी कुछ लेजिस्लेशन बनाई एम्प्लॉयमेंट के लिए और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए। द फर्स्ट एंड फंडामेंटल ऑफ दिस इज द आर्टिकल 16(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सबसे पहला जो मूलभूत सुधार था वो था हमारा आर्टिकल 16(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि यह इंश्योर किया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एम्प्लॉयमेंट के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 ड्राइव किया गया, विच रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू नोटिफाई द वैकेंसीज, जिसमें जो भी एम्प्लॉयर होते थे उनको वैकेंसी नोटिफाई करनी होती थी। फिर आया द अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1961 प्रोवाइड्स फॉर ट्रेनिंग लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ये दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। Certain other acts like Child Labor Act 1986, Bonded Labor System Act 1976, Interstate Migrant Workmen Act 1979, ये सारे एक्ट्स जो हैं वो बनाए गए किस लिए? सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोलिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये सारे एक्ट बाद में बनाए गए। फ्रेंड, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 है, इसका काम है वैकेंसी को नोटिफाई करना। अप्रेंटिस एक्ट का काम है अपने एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ट्रेनिंग देना होगा। और चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट जो है वो सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोलिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप से रिलेटेड है। इसमें IIBF एक दो बार क्वेश्चन दे चुका है कि उसने पूछा है कि सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोलिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप एक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, जिसमें उसने चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट और इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट के साथ कोई भी ये अप्रेंटिसेस एक्ट घुसा देता है या फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 घुसा देता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप एकदम क्लियरली याद रखिएगा कि चाइल्ड लेबर एक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट ये तीनों एक चीज से रिलेटेड है। अप्रेंटिस एक्ट अलग है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट अलग है। द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज गाइडलाइंस इंश्योर अटेंशन टू निग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब जो स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के जो प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस थे, उन्होंने ये इंश्योर किया, अटेंशन देना शुरू किया कि जो निग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि हमारे SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप ग्रुप के लोग थे, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। एलिमिनेटिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स, ताकि एम्प्लॉयर्स के द्वारा उनका कोई भी किसी भी तरीके से उन पे कोई भी अत्याचार न किया जाए, उनका दुरुपयोग ना किया जाए, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाए और इनके ऊपर भी फोकस किया गया। To avoid such government intervention, the organization need to adopt proactive futuristic strategy to people management visualized through the HRM perspective। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिवली जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है पीपल मैनेजमेंट के, जो HRM के थ्रू बताए गए हैं, उसको अडॉप्ट करना ज़्यादा प्रिफरेबल है। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेंड,
वो हुआ 1980s में। 1980s में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? उदय पारिक एंड टीवी राव in the area of clarifying the HRD focus and developing HRD system is a benchmark in the evolution of HRD in India। जो HRD था हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका इवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला। The focus of their work was on clarifying the development dimension and its implication on other conventional system। जो पुराने conventional system थे, जो traditional methods थे, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और क्लैरिफाई किया कि किस तरीके से उनको चेंज करके हमारे जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन है दोनों को डेवलप किया जा सकता है, और उसके नए नए तरीकों को उन्होंने इम्प्लीकेशन के द्वारा कन्वेंशनल सिस्टम को चेंज किया और नए सिस्टम को लेकर आए। द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एलोकेटिंग शेयर होल्डिंग टू वर्कर्स। गवर्नमेंट ने भी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस किया और जो वर्कर्स होते थे उनको भी शेयर एलोकेट करने लगे और वो भी शेयर होल्डिंग करने लगे किसी भी कंपनीज में। द एमर्जिंग हाईटेक इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस नॉलेज वर्कर्स। जो हाईटेक इंडस्ट्रीज थे उन्होंने नॉलेज वर्कर का एक कंसेप्ट लेकर आए। एंड इन जनरल एंड इन लार्ज आउटलुक फॉर पर्सनल वाज इनविसेज। द HRD एज ए सब सिस्टम ऑफ HRM इमर्ज्ड एज ए फ्यूचर ऑफ दिस एरा। तो 1980s का जो मेन इवोल्यूशन था वो था HRD, जो कि HRM का एक सब सिस्टम है। इस एरा में इसका डेवलपमेंट काफ़ी हुआ। A few organizations from the banking sector who initiated process during the period where State Bank of India, कुछ बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने ये HRM और HRD सेक्शन को अपनाया था, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक भी था। फ्रेंड, इस पर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 बैंक में से कोई एक बैंक नहीं देता है और पूछता है कि कौन से बैंकों में सबसे पहले जो था HRD प्रोसेस लाया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल HRD नेटवर्क इन 1985 बॉट अंडर फोकस। तो 1985 में एक नेशनल HRD नेटवर्क बनाया गया। ये क्या था फ्रेंड्स? ये था नेटवर्किंग बिटवीन द HRD प्रोफेशनल्स। जितने भी HRD प्रोफेशनल्स थे उनका एक ये नेटवर्किंग ग्रुप था। द इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट established in 1970 gained specific focus as it could give academic and developmental support to HRD functionaries through their training programs। 1970 में जो इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई, जिनका मेन फोकस होता था HRD फंक्शनरीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू डेवलप करना। एनुअल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ फोरम्स क्रिएटेड बाय इंस्टीट्यूट लाइक NIPM, नेशनल HRD नेटवर्क मैनेजमेंट एसोसिएशन, ISTD ETC। जो फोरम थे वो एनुअल कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाए गए, जैसे NIPM, नेशनल HRD नेटवर्क मैनेजमेंट एसोसिएशन। सच नेटवर्किंग कैन इनहेंस द स्पीड विथ which HRM perspective becomes a way of life for more and more Indian organizations। तो ये नेटवर्किंग का काम क्या था? ये हमारे जो HRM के पर्सपेक्टिव्स थे उनको इन्होंने इन्हेंस किया, बढ़ाया और उनमें स्पीड भी लाई, जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को और भी डेवलप करने में हेल्पिंग साबित हुए। It can be observed that the Indian organizations are aware of the crucial role of management and development of human resource। ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थे वो मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दोनों के क्रूशियल रोल से अवेयर थे। ब्रिंगिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजिंग क्लोजर, जिनका काम क्या था? इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को क्लोजर लाना। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव द न्यू अप्रोच ऑन देयर एनविल, बट लार्ज नंबर जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो नए अप्रोच को अपना रहे थे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टीवी राव ने कहा था कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कॉरपोरेशन आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कॉरपोरेशंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बिजनेस नहीं करते हैं, दे आर इन देयर ओन बिजनेस, उनकी अपनी बिजनेस है। बट human resource development is an important tool which unfortunately is being used in a limited sense। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही लिमिटेड सेंस में यूज़ किया जा रहा है। द कॉर्पोरेट विजन हैज़ नॉट बीन अटैच टू इट। कॉर्पोरेट का विजन जो है वो इससे अटैच नहीं होता है। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बिकम द बिजनेस ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक बिजनेस में हर किसी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के लिए एक बिजनेस बन चुका है। The principal mandate for the emerging people management is to develop and execute policy programs and practices that align all human activities to corporate objectives। तो जैसे जैसे people management जो है वो emerge हुआ, develop हुआ, तो ये देखा गया कि इसका जो मेन जो एक्टिविटी होना चाहिए वो ह्यूमन का जो एक्टिविटी होना चाहिए वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और इसी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम और प्रैक्टिस बनाए जाएं वो दोनों को साथ में रख के बनाए जाएं। एज अभिजीत गंगोपाध्याय ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पुट्स इट, जैसा कि अभिजीत गंगोपाध्याय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा है कि द मेजर पैराडिग्म शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज द प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज विथ ऑपरेशनल वैल्यूज। कि हमें मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक शिफ्ट की ज़रूरत है जहाँ पे कि कंसेप्चुअल वैल्यूज़ को ऑपरेशनल वैल्यू के साथ लिंक किया जाए। सिंस दिस इंक्लूड्स अ चेंज इन द माइंडसेट, कॉन्शियस स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। क्योंकि ये इसमें माइंडसेट जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमें जो भी ज़रूरत के उपाय हों वो हमें इसमें करने होंगे, और इस तरीके से हम हमारे पीपल मैनेजमेंट को और भी बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके साथ हमारा ये जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो चैप्टर है यहीं ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं आप थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।